हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्रीफ यूपीएससी। आज हमारा टॉपिक होने वाला है ज्योग्राफी का। ये हमारी फोर्थ वीडियो है और हमारा टॉपिक रहने वाला था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। एंड आई रियली होप कि आप सभी ने इसकी तैयारी की होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5 सेकेंड्स के लिए वेट करूंगी बिफोर मार्किंग द करेक्ट आंसर, और आप सिंपली वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन यू कैन चूज योर आंसर। Question first. Consider the following statements regarding the atmosphere. First, it is held around the earth primarily due to gravitational force. Second, nearly 99% of the atmospheric mass lies below an altitude of about 32 km. Third, water vapor is uniformly distributed throughout the atmosphere. Which of the statements given above is or are correct? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एटमॉस्फेयर अपनी प्लेस पर है प्रॉपर तरीके से। एटमॉस्फेयर का 99% जो हिस्सा है वो करीब सिर्फ 32 किलोमीटर ऑफ एल्टीट्यूड में है, कि अर्थ सिर्फ 32 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही जो है एटमॉस्फेयर का 99% मास जो है वो सिर्फ इतने ही किलोमीटर्स के अंदर पर है। एंड थर्ड स्टेटमेंट था हमारा कि वाटर वेपर फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटमोसफेयर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जैसे आप लेयर वाइज ऊपर जाते जाएंगे वाटर वेपर कंटेंट उतना ही कम होता जाता है, एंड मेनली जो वाटर वेपर होता है वो सिर्फ एक ही लेयर में पाया जाता है, वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर। जितने भी वेदर के फिनोमेना होते हैं वो आप इसके सभी ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। क्वेश्चन 2. Which one of the following atmospheric layers contains almost all weather phenomena? A. Stratosphere, B. Troposphere, C. Mesosphere, and D. Thermosphere. आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रोपोस्फेयर। आपके ट्रोपोस्फेयर में जितने भी वाटर वेपर हो गया, आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, आपकी डस्ट पार्टिकल्स हो गई है ना, वो सभी की सभी जो है इसी लेयर में होती है। जितने भी वेदर का फिनोमेना होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। क्वेश्चन थर्ड. Consider the following statements regarding the stratosphere. First, temperature increases with altitude. Second, the ozone layer is concentrated in this layer. Third, most commercial aircraft fly in its lower part. Which of the statements given above are correct? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। हमारे सभी स्टेटमेंट स्ट्रेटोस्फेयर के रिगार्डिंग करेक्ट है। स्ट्रेटोस्फेयर में आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, यानी कि विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होते जाता है। कारण है ओजोन लेयर की प्रेजेंस। ये भी वेदर फिनोमेना है वो सभी ट्रोपोस्फेयर लेयर में होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर जो है वो काफी पीसफुल होती है। इसी वजह से मोस्टली जो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं वो सभी यहीं से फ्लाई करते हैं। आपको हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है करीब डिपेंड ऑन द लोकेशन वो 9 से 28 किलोमीटर्स तक की होती है। पोल्स में ही कम होती है, बट आपकी इक्वेटर में आते आते जो है इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाती है। ट्रोपोस्फेयर के बाद यहाँ पर एक और लेयर होती है ट्रोपोपॉज की, एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पर आपको O3 की लेयर मिलती है, एंड देन इसके ऊपर आपको स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा 50 किलोमीटर्स तक, एंड देन इसके बाद अगेन एक स्ट्रेटोपॉज की यहाँ पे आपको लेयर देखने को मिल जाएगी। Question 4. Meteors generally burn up in which layer of the atmosphere? A. Troposphere, B. Stratosphere, C. Mesosphere, and D. Thermosphere. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीसोस्फेयर। अब देखिए मीसोस्फेयर जो है सारी एटमॉस्फेरिक गैसेस पाई जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से ही मीटियोर जो है पूरी तरीके से बर्न अप उस लेयर में हो जाता है। तो अभी हमने देखा ये आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया, देन यहाँ पे आपकी ट्रोपोपॉज, देन यहाँ पे आपका ओजोन, देन उसके ऊपर यहाँ पे आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, देन यहाँ पे आपका स्ट्रेटोपॉज, एंड देन उसके ऊपर यहाँ पे आपकी हो गई ये मीसोस्फेयर। ठीक है, मीसोस्फेयर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मीसोस्फेयर जो है आपकी वो सबसे कूलेस्ट लेयर भी होती है। कूलेस्ट लेयर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है। फिफ्थ, द आयनोस्फेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ए कंटेन्स द ओजोन लेयर, बी रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू अर्थ, सी इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, एंड डी कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल एटमोस्फेरिक वाटर वेपर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आयनोस्फेयर ही आपकी जो है वो है
थर्मोस्फेयर है ना, यहाँ पे आयोनाइज्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जो रेडियो वेव्स हैं वो अर्थ की तरफ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है जब भी वो इस लेयर में आती है, जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो है बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोलर रेडिएशन। First, the sun emits energy mainly as shortwave radiation. Second, the earth emits energy mainly as longwave radiation. And third, the atmosphere is completely transparent to incoming solar radiation. Which of the statement given above is correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, यानी कि जो रेडिएशन सन से अर्थ की तरफ आती है वो शॉर्टवेव रेडिएशन होती है। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जब वही रेडिएशन अर्थ से टकराकर वापस जाती है तो फिर जो है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में जाती है, इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है। उनको आयनोस्फेयर में आयंस मिलेंगे, मेसोस्फेयर में एटमॉस्फेरिक गैसेस मिलेंगी, नाइट्रोजन मिलेगी, देन आपके ट्रोपोस्फेयर, देन वो ओजोन से पास होगी, देन ट्रोपोस्फेयर में उनको अगेन वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ट्रांसपेरेंट तो वो होती ही नहीं है, इसलिए वो स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है। Question 7. Which one of the following is the most important factor controlling the amount of insolation received at a place? A. Latitude, B. Longitude, C. Ocean salinity, and D. Atmospheric pressure. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैटिट्यूड। क्लियर होनी चाहिए कि आप इंसोलेशन से समझते क्या हो। सन की जो इनकमिंग रेडिएशन होती है दैट इज कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ, उसको बोला जाता है इंसोलेशन। अमाउंट डिसाइड करने के लिए जो अगर आपके लैटिट्यूड्स होते हैं इस पर डिपेंडेंट होता है। सन अगर यहाँ पर है आपका, है ना, तो अगर कोई कंट्री यहाँ पर है तो उसको डायरेक्ट सन रेडिएशन मिलेगी। अगर कोई कंट्री वहां है तो उसका एंगल जो है वो बदलता जाएगा, नहीं टाइम उस रेडिएशन को वहां पे पहुंचने में भी लगेगा, और उससे ही दिन का क्या लेंथ होने वाला है वो उस चीज से भी डिसाइड हो जाएगा, जिससे वजह से हमको पता चलता है कि कहाँ का दिन ज्यादा शॉर्टर होगा, कहाँ का दिन ज्यादा लॉन्ग भी होगा। तो लैटिट्यूड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है ऑन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट अ प्लेस। क्वेश्चन 8, which of the following factors can reduce the amount of insolation reaching the Earth's surface? First, cloud cover. Second, atmospheric dust. Third, water vapor. Select the correct answer using the code below. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो इंसुलेशन को इम्पैक्ट करती है। सन की रेडिएशन अर्थ की तरफ आएगी तो कुछ रेडिएशन जो है क्लाउड ज़्यादा हो सकता है, उससे कुछ टकरा कर चली जाए। एटमॉस्फेरिक डस्ट है उससे भी वो टकरा कर वापस चली जाएगी। वाटर वेपर है, पार्टिकल्स में वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर में जितनी ही ज़्यादा ये चीज़ें प्रेजेंट होगी उतनी ही कम अमाउंट में इंसुलेशन जो है कम होगी, एंड जितनी ज़्यादा ये तीनों चीज़ें एटमॉस्फेयर में कम प्रेजेंट होंगी उतनी ही अमाउंट में इंसुलेशन ज़्यादा होगी। Question 9. Which one of the following best describes the Earth's heat budget? A. Incoming solar radiation is always greater than outgoing terrestrial radiation. B. Outgoing terrestrial radiation is always greater than incoming solar radiation. C. Over a long period, incoming solar radiation balances outgoing terrestrial radiation. And D. The Earth continuously gains heat from the sun. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन बैलेंसेस आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखिए अर्थ के हीट बजट में सिंपल फॉर्मेट में, सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, जितनी ही अमाउंट में सोलर रेडिएशन आ रही है उतनी ही रिटर्न होकर वापस भी जा रही है अर्थ से रिटर्न होकर। इसी हीट बजट की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो स्टेबल होता है। ये आपका एक सरफेस है ना, एक नॉर्मल सा लैंड का सरफेस है, ये आपका सन है। सन से आराम से अभी देखिए स्काई एकदम क्लियर है, जिसकी बिल्कुल हल्के हल्के जो है यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं, थोड़ी बहुत डस्ट पार्टिकल्स है एंड वाटर वेपर है। तो इसकी वजह से आसानी से जो है ये सन की रेडिएशन आ रही है एंड आसानी से टकरा कर वो वापस भी कुछ कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगे पार्टिकल्स, लेकिन वो आसानी से बाहर भी चली जाएगी। बट क्या होता है कभी कभी, अब क्या हो रहा है, सपोज क्लाउड्स बढ़ गए है ना, क्लाउड्स बढ़ गए, ये एटमॉस्फेरिक गैसेस का अमाउंट जिससे ज़्यादा बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेरिक गैसेस की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में ना, डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से अब सन की रेडिएशन तो आ रही है
बट अब वापस जब ये जाएगी तो ये जो है पार्टिकल टकरा के वापस अर्थ की तरफ आ जाएंगे, कुछ इन्हीं में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो ये प्रॉपर तरीके से जो है रिटर्न जा नहीं पाएगी, जिसकी वजह से अर्थ का जो हीट बजट है वो बिगड़ने लगेगा। एंड इसके बाद जो है अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि ये हीटेड रेडिएशन जो है वापस सन की तरफ जा ही नहीं पा रही, वापस अर्थ की तरफ आ जा रही है टकरा कर। क्वेश्चन 10, consider the following statements. First, land heats up and cools down more rapidly than water. Second, coastal regions experience a smaller annual range of temperature than continental interiors. Third, water has a higher specific heat than land. Which of the statements given above are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। ये सभी स्टेटमेंट जो है हमारे करेक्ट है। लैंड जो है पानी से ज़्यादा जल्दी गर्म होता है और साथ ही साथ पानी से ज़्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन पानी को ठंडा होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़्यादा होती है। एंड स्पेसिफिक हीट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बात सेकंड स्टेटमेंट की कि कोस्टल रीजन का जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो कम होता है देन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। उसका कारण है सी की प्रेजेंस। तो अगर आपका मुंबई है, यहाँ पे ना सी है, तो यहाँ से कंटिन्यूसली सी वेव्स जो है वो आती रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है इन्फ्लुएंस होता रहता है। और यहाँ की एयर जो रहती है इस वाटर की प्रेजेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड भी होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और वहाँ का कम रहता है एज कम्पेयर टू द इंटीरियर्स। Question 11. Which one of the following statements best explains the phenomena of temperature inversion? A. Temperature decreases rapidly with increasing altitude. B. Temperature remains constant with increasing altitude. C. Temperature increases with increasing altitude in the lower atmosphere. And D. Temperature decreases only in the stratosphere. कि वैसे कभी कभी आपको जो है फॉग वाली सिचुएशन देखने को इन जगह पे मिल जाएगी। अब देखिए इसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन है कि ये कब होता है। एक तो पहली चीज़ है कि लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, इसलिए हमें मोस्टली विंटर में ही ऐसे सारे चीज़ दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ है क्लियर स्काई, कि रात को स्काई जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। तीसरी चीज़ है काम एयर। देखो क्योंकि अगर एयर का जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ही जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उतना ही ज़्यादा मूव करेंगे, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर है उनको होल्ड करने के लिए कोई पार्टिकल मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए काम एयर का होना बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरी चीज़ है ड्राई एयर, क्योंकि एयर अगर ड्राई ही नहीं होगी तो पार्टिकल्स होल्ड किसको करेंगे, है ना। तो वो सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। नॉर्मली हमारा क्या होता है, विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में उसका उल्टा होता है, विद इन एल्टीट्यूड टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। क्वेश्चन 12. Consider the following statements regarding albedo. First, it is the incoming solar radiation. Second, snow-covered surfaces have a higher albedo than forests. Third, oceans generally have a higher albedo than deserts. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। एल्बीडो से आप क्या समझते हैं? वो जो हमारा लैंड है, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है और ये टकरा कर वापस जा रही है, देन दिस रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एल्बीडो। अब हो सकता है वो सरफेस स्नो हो, ये स्नो हो सकती है, या कोई कार भी हो सकती है कि कार से रेडिएशन भी जो पड़ रही है वो भी तो टकरा कर वापस जा रही है ना। ये सभी चीज़ें जो है रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एज एल्बीडो। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सन से आने वाली रेडिएशन को एल्बीडो नहीं कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होती है उसे। ठीक है। सेकेंड, स्नो कवर्ड सरफेस की का एल्बीडो फॉरेस्ट से ज़्यादा होता है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। कारण है उसका वाइट कलर। सरफेस जितना ज़्यादा लाइट कलर का होगा उसका एल्बीडो उतना ही हाई होगा, और जितना ज़्यादा डार्क होगा उतना ही उसका लो एल्बीडो होगा। जैसे अगर मैं ब्लैक कलर की बात करूँगी ना, हमें बोला जाता है समर में वाइट क्लॉथ्स पहना करो, ब्लैक मत पहना करो। कारण क्या है? ब्लैक कलर जो है हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा होती है ना उसमें। और ब्लैक कपड़ों में इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और उसकी एल्बीडो सबसे ज़्यादा लोएस्ट होती है। वाइट कलर होता है उसका एल्बीडो सबसे हाईएस्ट होता है, क्योंकि वो उसको रिफ्लेक्ट बहुत जल्दी कर देता है उस रेडिएशन के अमाउंट को। ठीक है।
Question 13th. The earth receives heat from the sun mainly through which of the following processes? A. Conduction, B. Convection, C. Radiation, D. Advection. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन। जो हीट अर्थ की तरफ आती है वो रेडिएशन की वजह से आती है ना, वहाँ पे ना तो कंडक्शन हो सकता है ना ही कन्वेक्शन, क्योंकि स्पेस क्या है, वैक्यूम है, वहाँ पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये दोनों प्रोसेस हो ही नहीं सकती। एंड डी, एडवेक्शन के साथ ही वही सिस्टम है, वो भी वहाँ पे नहीं हो सकती, हमारे लू से रिलेटेड है। और ये इसमें जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड होता है ना, ये समर्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। Following is not a mechanism of heat transfer in the atmosphere. A. Radiation, B. Conduction, C. Convection, D. Refraction. So correct answer option number D, refraction. लाइट की बेंडिंग से रिलेटेड है ना, लाइट से रिलेटेड फिनोमेना है, तो हीट का से कोई लेना देना नहीं है। Question 15th. Consider the following statements. First, greenhouse gases absorb outgoing terrestrial radiation. Second, greenhouse gases are transparent to most incoming short-wave solar radiation. Third, without the natural and greenhouse effect, Earth's average temperature would be much lower. Which of the statements given above are correct? नंबर डी 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसेज जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमने अभी पढ़ा है, जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है ना। दूसरी चीज़, सन से जो इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होती है, मोस्ट ग्रीन हाउस गैसेज के लिए वो ट्रांसपेरेंट ही होती है, यानी कि कुछ जो गैसेस हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेगी इनकमिंग को, लेकिन कुछ जो है वो उनको पास कर कर अर्थ की तरफ आ जाती है। चीज़ कि विदाउट नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बिलो चला जाएगा। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इज लाइकली टू एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर? ए, अ कोस्टल सिटी, बी, अ डेंसली फॉरेस्टेड रीजन, सी, अ डेजर्ट, एंड डी, एन आइलैंड। अ डेजर्ट, स्काई होगा प्लस वहाँ की ड्राई एयर होगी, ह्यूमिडिटी भी, क्योंकि वहाँ पे कोई लैंड वाटर, क्योंकि वहाँ पे कोई वाटर बॉडी तो प्रेजेंट है नहीं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी वहाँ की कम होगी, इसलिए वहाँ का जो डेली रेंज टेम्परेचर है वो बहुत हाई होगा। रेट इन द ट्रोपोस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली। आंसर ऑप्शन नंबर बी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 meters. Following factors influence the temperature of a place. First, latitude. Second, altitude. Third, distance from the sea. And fourth, ocean currents. Select the correct answer using the code below. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये चारों फैक्टर जो है की रोल प्ले करते हैं और डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, कि वो किस लैटिट्यूड पे है, उसका अल्टीट्यूड क्या है, उसका सी से डिस्टेंस क्या है, प्लस ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आपकी दो टाइप की होती हैं, एक कोल्ड होती है, दूसरी होती है वार्म। तो उस कोस्टल रीजन में कौन सी वाली करंट आ रही है, उससे वहाँ का टेम्परेचर डिसाइड होता है। Question 19. During the daytime, the air above the Earth's surface is heated mainly by A. Direct solar radiation, B. Terrestrial radiation from the heated Earth's surface, C. Cosmic radiation, D. Heat from the Earth's interior. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से जो है अर्थ का सरफेस मेनली हीट हो जाता है, क्योंकि जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आती है वो काफ़ी कम अमाउंट में एटमॉस्फेयर उनको एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो अर्थ से वापस टकरा कर जाती है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंसोलेशन। फर्स्ट, insolation is maximum when the sun's rays fall vertically. Second, longer duration of daylight increases the amount of insolation received. Third, thick cloud cover generally increases the amount of insolation reaching the Earth's surface. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2। ये दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा पहले स्टेटमेंट देखिए कि थिक क्लाउड कवर जनरली इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। क्लाउड की होने की वजह से जो सोलर रेडिएशन होती है इनकमिंग, वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ना कि इंक्रीज होती है।
फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट देखिए, वर्टिकली जब सनरेज किसी एक एरिया में पहुंचती है तो वहाँ पे इंसुलेशन मैक्सिमम होता है। कारण ये है कि जो वर्टिकल रेज होती हैं वो काफ़ी छोटे एरिया पे अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट कर लेती है ना, इसीलिए इंसुलेशन यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होता है। लेकिन वही सन की रेडिएशन जब दूसरे सरफेस पे जाती है और हाई लैटिट्यूड्स में जाती है, तब वहाँ पर सन की रेडिएशन को पहुँचने में जो है वो टाइम लगता है। अब जितना ज़्यादा टाइम उसको लगेगा उसका मतलब है उतना ही लंबा वहाँ का दिन होगा, और जितना लंबा वहाँ का दिन होगा उतनी ही ज़्यादा सोलर रेडिएशन वहाँ पर जो है पहुँचेगी। इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। टॉपिक रहने वाला हमारा वेडनेसडे का वो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, जिसमें आपके विंड्स एंड लोकल विंड्स के टाइप्स भी होंगे एंड वाटर इन दी एटमॉस्फेयर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को अगली वीडियोस के लिए देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।